बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो शैक्षिक प्रबंधन जो कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, उसमें यूनिट नंबर 3 जो कि शैक्षिक प्रबंधन की है, वो राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य से रिलेटेड है। और इसमें स्टार्टिंग में अभी जो क्वेश्चन 20 आएंगे, ये आएंगे आपके RSCRT पर आधारित होंगे। और इससे भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है कोई फुल फॉर्म का या और किसी बिंदु के ऊपर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। RSCRT उदयपुर की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही जवाब रहने वाला है मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। RSCRT तत्कालीन SIERT पहले ये थी की स्थापना 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। SIERT का नाम बदल करके RSCRT कब किया गया, ये आपको बताना है। तो कब किया गया? तो 14 अगस्त 2018 को राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा 14 अगस्त 2018 को SIERT को RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल है ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नाम दिया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम के अंदर। RT अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत RSCRT को राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी घोषित किया गया है? तो धारा 29। धारा 29 के तहत RSCRT को कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए राज्य की अकादमिक अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NEP 2020 के तहत कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का कौन सा स्कूल तैयारी मॉड्यूल RSCRT द्वारा लागू किया गया है? तो ये है विद्या प्रवेश। NCERT या RSCERT द्वारा विकसित विद्या प्रवेश मॉड्यूल 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम है। RSCERT द्वारा आयोजित NMMS परीक्षा का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो फुल फॉर्म इसकी आ जाएगी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। RSCERT कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन पुनर्गठन के बाद RSCERT में कुल कितने प्रभाग या डिविजन्स कार्यरत हैं? तो कितने हैं? तो 6 हैं भाई। तो वर्तमान में RSCERT के कार्यों को 6 प्रभागों जैसे पाठ्य चर्चा, शिक्षक शिक्षा आदि में पुनर्गठित किया गया है। तो ये 6 याद कर लेना, कहीं 7, 8, 9 ये मिले तो वो गलत है, 6 आएगा इसमें सही आंसर। राज्य में नो बैग डे शनिवार के लिए थीम आधारित गतिविधियां और कैलेंडर कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? तो RSCERT उदयपुर करता है। शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे की समस्त पाठ्य चर्चा और गतिविधियां RSCERT तैयार करता है। RSCERT का प्रशासनिक नियंत्रण किस विभाग के अधीन है? तो किसके अधीन है? तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन है। RSCERT एक स्वायत्त शासित संस्था है, लेकिन इसका प्रशासनिक नियंत्रण प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के पास है। दीक्षा राइज पोर्टल पर ई कंटेंट उपलब्ध कराने की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये भी RSCERT है। दीक्षा पोर्टल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए राज्य स्तर पर कंटेंट RSCERT का शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग तैयार करता है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की निगरानी के लिए RSCRT ने कौन सा आकलन अनिवार्य किया है, ये आपको बताना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? आधार रेखा आकलन, बेस लाइन असेसमेंट और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। एफएलएन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए RSCRT ने बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन असेसमेंट के साथ 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, RSCRT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रकाशित कार्य पुस्तिकाओं वर्कबुक्स का क्या उद्देश्य है? तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लर्निंग गैप को कम करना, कोरोना के बाद बच्चों के सीखने के स्तर में आई कमी को दूर करने के लिए RSCRT उपचारात्मक शिक्षण के तहत वर्कबुक पहल, प्रयास, प्रखर तैयार करता है। अच्छा क्वेश्चन है, जिला स्तर पर डाइट की रैंकिंग करने का कार्य किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये RSCRT ही करता है। तो RSCRT सभी डाइट्स के कार्यों का मूल्यांकन करता है और उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। विज्ञान, गणित, पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कौन करता है? तो ये काम कौन करता है? RSCRT ही करता है। तो RSCRT प्रतिवर्ष जिला और राज्य स्तरीय विज्ञान मेलों का आयोजन कराता भी। RSCRT के वर्तमान लोगो में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा है, ये आपको बताना है। तो ये आ जाएगा आपका उदेरादात्मानम, क्या नाम है? उदेरेदात्मनात्मानम, थोड़ा अटपटा सा नाम है, इसका पूरा डिटेल अपना उद्धार स्वयं करें, ये गीता से लिया गया भाई, ठीक है। तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED और BSTC का निर्धारण कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो अब सही जवाब रहेगा आपका RSCRT ही करता है। RSCRT ही करता है। QMT क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो किसके द्वारा विकसित किए गए? RSCRT के द्वारा विकसित किए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता जानने के लिए प्रपत्र QMT RSCRT तैयार करता है, जिन्हें साला दर्पण पर भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSCRT में अकादमिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपको बताना है। तो कौन होता है भाई? निदेशक RSCRT होता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और जीवन कौशल का मॉड्यूल किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया? तो RSCRT ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन अपडेट के अनुसार RSCRT अब किन कक्षाओं के लिए ई कक्षा कंटेंट की मॉनिटरिंग कर रहा है? तो ये 1 से 12 तक के कंटेंट की मॉनिटरिंग कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, RSCRT का शिक्षक शिक्षा प्रभाग निम्न में से किस परीक्षा का अकादमिक दायित्व नहीं संभालता? तो किसका नहीं संभालता? तो ये STSE स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम का नहीं संभालता भाई। तो ये कौन संभालता है? BSER संभालता है। इसके साथ में ये जो टॉपिक है आपका समाप्त होता है। BSER पर आधारित 20 क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है BSER का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आप दीजिए, कोशिश कीजिए। तो 1957। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 में पारित किया गया था, जिसके तहत बोर्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER का मुख्यालय जयपुर से अजमेर किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया ये? तो 1961 के अंदर किया गया। तो P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1961 में बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। BSER का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है ये? तो सिद्धि भरवती कर्मजा। BSER के लोगों पर अंकित सिद्धि भरवती कर्मजा का अर्थ है सफलता कर्म से ही जन्म लेती है। BSER के संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
तो कौन करता है? राज्य सरकार करती है भाई। तो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रिट के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया है? तो BSER अजमेर को बनाया गया है। बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो बोर्ड जर्नल है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा STSE का आयोजन कौन कराता है या कौन करता है? तो ये BSER ही कराता है भाई। तो 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु STSE का आयोजन BSER करता है। BSER किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है? तो किसके लिए करता है? 9 से 12 के लिए करता है भाई। छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने राज्य भर में कौन से केंद्र खोले हैं? तो विद्यार्थी सेवा केंद्र। बोर्ड द्वारा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा किस कक्षा के समकक्ष मानी जाती है? बोर्ड द्वारा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा किस कक्षा के समकक्ष मानी जाती है आपको बताना है। तो ये 12वीं उच्च माध्यमिक के समकक्ष मानी जाती है। NEP 2020 के अनुपालन में बोर्ड परीक्षाओं में अब किस प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है? तो ये है योग्यता और क्षमता आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSER के दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और सत्यापन के लिए किस ऐप या पोर्टल का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब रहेगा डिजिलॉकर का। बोर्ड परीक्षाओं में शतरांक का प्रतिशत सामान्यतः कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये 20% होता है। BSER की एकल खिड़की का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुरानी मार्कशीट या प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। बोर्ड के वर्तमान नियमों के अनुसार उत्तर पुस्तिका की समीक्षा के लिए परिणाम घोषित होने के कितने दिनों में आवेदन करना होता है? तो रीटोटलिंग के लिए कितने दिन तक आवेदन किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है 15 दिन विलंब शुल्क के साथ में, तो 10 से 15 दिन का समय होता है। BSER में अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये 17 होती है। तो बोर्ड में विधायकों, शिक्षाविदों आदि सहित लगभग 17 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल सदस्य संख्या 36 या 41 होती है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले स्कूलों और टॉपर्स को बोर्ड कौन सा पदक देता है? कौन सा देता है? स्वर्ण और रजत पदक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम अपडेट बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में कौन सा फीचर जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? बार कोडिंग जोड़ा गया है। BSER का पंजीकृत कार्यालय कहाँ माना जाता है? कहाँ माना जाता है? तो अजमेर। लास्ट क्वेश्चन है BSER पर आधारित है। बोर्ड द्वारा आयोजित पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम किन छात्रों के लिए होती है? तो किन के लिए होती है? 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए। IASE पर आधारित 20 क्वेश्चन देखिए। IASE उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर की गई थी? ये आपको बताना है। तो ये है NPE 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना 1992 के तहत शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन में IASE, CTE और डाइट की स्थापना की सिफारिश की गई। राजस्थान के सरकारी क्षेत्र में कुल कितने IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन संचालित हैं? तो कितने हैं? तो 2 हैं। कहाँ कहाँ हैं? तो राजस्थान में 2 सरकारी IASE हैं। पहला तो है बीकानेर में, दूसरा अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट।
IASC का प्रशासनिक नियंत्रण किस विभाग के पास, किसके पास है? तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के पास है। IASC का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन है, क्योंकि यह मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए है। नेक्स्ट है IASC का मुख्य कार्य किनका प्रशिक्षण करना है? तो किनका प्रशिक्षण करना है? तो इसका सही जवाब रहेगा व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापक का। IASC मुख्य रूप से द्वितीयक श्रेणी शिक्षकों और स्कूल व्याख्याताओं के सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करता है। NEP 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा के लिए अब कौन सा नया 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसे IASC ने लागू किया जाएगा, जिसे IASC में लागू किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये आएगा आपका ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्तमान के संदर्भ में। NEP 2020 के तहत 4 वर्षीय ITEP BA, BEd, BSc, BEd भविष्य का मुख्य शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे IASC हब के रूप में संचालित करेंगे। IASC हब के रूप में संचालित करेंगे। IASC बीकानेर को किस श्रेणी की विरासत हेरिटेज इमारत में संचालित किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? तो पुराना नॉर्मल स्कूल हेरिटेज बिल्डिंग। IASC बीकानेर ऐतिहासिक नॉर्मल स्कूल की बिल्डिंग में चलता है, जो शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण है। IASC में सेवारत प्रशिक्षण पंचांग ट्रेनिंग कैलेंडर का अनुमोदन कौन सी समिति करती है? तो कौन सी करती है? तो PAC प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। कार्यक्रम सलाहकार समिति PAC संस्थान के वार्षिक कैलेंडर और कार्यक्रमों को मंजूरी देती है। IASC किस स्तर के शोध कार्यों मतलब रिसर्च को बढ़ावा देता है? तो किसको बढ़ावा देता है? मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान MEd और PhD स्तर पर। IASC शिक्षा में उच्च अध्ययन केंद्र है, इसलिए यहाँ MEd और PhD स्तर के शोध और क्रियात्मक अनुसंधान दोनों को बढ़ावा दिया जाता है। शाला प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के नेतृत्व क्षमता विकास का प्रशिक्षण कौन आयोजित करता है? तो कौन करता है? IASC करता है। स्कूल लीडरशिप अकादमी SLA और IASC मिलकर के प्रधानाचार्यों के लिए नेतृत्व लीडरशिप प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन और IASC में क्या अंतर है? मुख्य अंतर आपको बताना है। IASC उच्च स्तर का संस्थान है जो MEd और PhD भी करा सकता है। IASC का कार्यक्रम व्यापक है, ये MEd और शोध कार्य भी संभालता है, जबकि CTE मुख्य रूप से BEd और वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षण तक ही सीमित थे। निजी क्षेत्र में मान्यत विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त IASC राजस्थान में कहां है? तो ये है सरदार शहर गांधी विद्या मंदिर। गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू और वन स्थली विद्यापीठ में निजी क्षेत्र के IASC संचालित हैं। IASC अकादमिक रूप से एकेडमिकली किस संस्था के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो ये है संबंधित विश्वविद्यालय और RSCRT के मार्गदर्शन में कार्य करता है। डिग्री MEd और BEd के लिए विश्वविद्यालय और स्कूली प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए RSCRT और SIEMT के मार्गदर्शन में कार्य करता है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप। नवीनतम निर्देशों के अनुसार IASC अब E-लर्निंग के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रशिक्षण के लिए कर रहा है? तो किसका कर रहा है? तो दीक्षा और IGOT कर्मयोगी, ये याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेप 2020 के तहत शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए दीक्षा और IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का उपयोग IASE द्वारा किया जा रहा है। IASE में प्रवेश प्री सर्विस कोर्स के लिए कौन सी प्रवेश परीक्षा देनी होती है? तो कौन सी देनी पड़ती है भाई? तो PTET और PMET। तो बीएड के लिए PTET और एमएड के लिए PMET परीक्षा के माध्यम से IASE में प्रवेश मिलता है। IASE का एक प्रमुख कार्य CT और डाइट को क्या प्रदान करना है? तो ये करता है अकादमिक संबलन, मेंटोरिंग। भारत सरकार की किस योजना के तहत IASE को वित्तीय सहायता मिलती है? तो ये मिलती है सहायता समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, इसके तहत शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन CS स्कीम के तहत जो अब समग्र शिक्षा का हिस्सा है IASE को बजट मिलता है। IASE अजमेर की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष टीचर्स कॉलेज के रूप में हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1941 में हुई थी। IASE अजमेर पूर्व में गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना बहुत पुरानी 1941 के आसपास मानी जाती है, जिसे बाद में 1987-88 में IASE में अपग्रेड किया गया। वर्तमान परिदृश्य में IASE कैरियर काउंसलिंग में क्या भूमिका निभा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये गाइडेंस और काउंसलिंग सेल का संचालन करता है। IASE में गाइडेंस और काउंसलिंग विंग होती है जो स्कूलों में कैरियर मेलों और काउंसलिंग के लिए रिसोर्स पर्सन तैयार करती है। IASE के संस्था प्रधान हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का पदनाम क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका हेड है, उसका नाम होता है प्रिंसिपल, जिसको उप निदेशक स्तर बोलते हैं। IASE का प्रमुख प्राचार्य होता है जो शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक या उप निदेशक स्तर का अधिकारी होता है। और लास्ट क्वेश्चन है IASE के ऊपर आधारित। नेप 2020 के अनुसार IASE के भविष्य में किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य है? नेप 2020 के अनुसार IASE को भविष्य में किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, ये आपको बताना है। तो बहुविषयक संस्थान, इसके अंदर नेप 2020 का लक्ष्य है कि सभी एकल संकाय शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाए। तो इसके साथ में IASE का जो कंप्लीट मैटर है वो समाप्त होता है। डाइट टॉपिक के 20 क्वेश्चन देखिए। डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश किस शिक्षा नीति में की गई थी? तो किस में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1956 में की गई थी। NPE 1986 के तहत शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना में हर जिले में डाइट की स्थापना का सुझाव दिया गया था। डाइट में अकादमिक कार्यों के लिए कुल कितने प्रभाग निर्धारित हैं? तो कितने हैं? तो इसमें 7 निर्धारित हैं। डाइट में कुल 7 अकादमिक प्रभाग होते हैं। PSTE, IFIC, P&M, CMDE, ETWE और DRUI। नेक्स्ट है डाइट का प्रशासनिक नियंत्रण किस विभाग के अधीन है? कौन करता है? तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ही करता है। डाइट के किस प्रभाग को सेवा पूर्व शिक्षक की जिम्मेदारी दी गई है? डाइट के किस प्रभाग को सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है? तो किसको दी गई है? PSTE को। PST का फुल फॉर्म है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रभाग। DLED BSTC कोर्स का संचालन करता है। डाइट द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक बुक के नाम से जाना जाता है। डाइट की वार्षिक कार्य योजना और पंचांग को पिंक बुक कहा जाता है, जिसे P&M विभाग
तैयार करता है। नेप 2020 के अनुसार डाइट को किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। नेप 2020 में डाइट को एक जीवंत उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। डाइट में IFIC प्रभाग का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य कार्य है सेवारत प्रशिक्षण और क्षेत्र समन्वय। IFIC इन सर्विस फील्ड इंटरेक्शन इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सेवारत शिक्षकों को ट्रेनिंग और फील्ड की समस्याओं को देखता है। DIET मतलब डाइट का DRU डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट प्रभाग किसके लिए कार्य करता है? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट प्रभाग वो किसके लिए कार्य करता है? तो किसके लिए करता है? तो प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के लिए करता है। DRU मुख्य रूप से साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के लिए कार्य करता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देना डाइट के किस प्रभाग का कार्य है? तो किसका है? तो IFIC का। IFIC प्रभाग शिक्षकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करता है। DIET के प्रधानाचार्य का पद शिक्षा विभाग में किसके समकक्ष होता है? तो किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी DO और उपनिदेशक के समकक्ष होता है। डाइट प्रिंसिपल का पद जिला शिक्षा अधिकारी या उपनिदेशक स्तर का होता है। नवीनतम अपडेट डाइट की रैंकिंग प्रतिमाह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा? तो RSCRT उदयपुर के द्वारा। RSCRT अब सभी डाइट्स के कार्यों की समीक्षा कर उनकी मासिक या वार्षिक रैंकिंग जारी करता है। डाइट में PAC का पूर्ण रूप क्या है जो कार्यक्रमों को मंजूरी देती है? तो PAC का पूरा नाम है प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। डाइट की गतिविधियों को दिशा देने के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति PAC होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। डाइट का ET एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रभाग वर्तमान में किस पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण दे रहा है? तो किसका दे रहा है? तो दीक्षा और शाला दर्पण का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपडेटेड है। ET प्रभाग शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, दीक्षा पोर्टल, शाला दर्पण के तकनीकी उपयोग का प्रशिक्षण देता है। निपुण भारत मिशन FLN के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किसकी देखरेख में होता है? तो किसकी देखरेख में होता है? तो डाइट की देखरेख में होता है। जिले में FLN प्रशिक्षण के लिए KRPS की रिसोर्स पर्सन्स तैयार करना और ब्लॉक ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग डाइट करती है। डाइट के कार्यानुभव WE प्रभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय शिल्प और सृजनात्मक कार्यों से शिक्षा को जोड़ना। WE वर्क एक्सपीरियंस प्रभाग शिक्षा को स्थानीय परिवेश, क्राफ्ट और SUPW गतिविधियों से जोड़ने का कार्य करता है। डाइट में प्रवेश DLED कोर्स के लिए किस आधार पर होता है? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? प्री DLED BSTC प्रवेश परीक्षा की मेरिट से। तो राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा प्री DLED की मेरिट के आधार पर डाइट में प्रवेश मिलता है। डाइट अपने लैब एरिया प्रयोगशाला क्षेत्र के रूप में किसे चुनता है? किसे चुनता है? तो आसपास के कुछ चयनित स्कूलों या ब्लॉक को चुनता है। डाइट अपने नवाचारों को परखने के लिए आसपास के कुछ स्कूलों या एक ब्लॉक को लैब एरिया के रूप में गोद लेता है। CMDE कुरिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन प्रभाग का क्या कार्य है? तो ये क्या काम करता है? तो ये स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रश्न बैंक और सामग्री का निर्माण करता है। ये प्रभाग प्रश्न बैंक, मूल्यांकन प्रपत्र, स्थानीय परिवेश के अनुसार शिक्षक
शिक्षण सामग्री विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, नेप 2020 के तहत CPD सतत व्यवसायिक विकास के लिए डाइट की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? तो शिक्षकों के लिए 50 घंटे के प्रशिक्षण की व्यवस्था और मॉनिटरिंग करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइट सुनिश्चित करता है कि जिले के शिक्षकों को प्रति वर्ष आवश्यक 50 घंटे का प्रशिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन मिले। और लास्ट क्वेश्चन है डाइट से रिलेटेड, डाइट का समुदाय कम्युनिटी के साथ जुड़ाव किस समिति के माध्यम से होता है? तो ये है SDMC जो समिति, उसके द्वारा डाइट में भी विकास और प्रबंधन के लिए SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाता है। तो डाइट का ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। RSOS टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी भाई? तो ये 2005 में की गई थी, 21 मार्च 2005 को की गई थी। तो RSOS की स्थापना 21 मार्च 2005 को की गई थी ताकि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो कुछ लोग वंचित हो जाया करते थे, तो उनको भी शिक्षा मिले घर पे रह करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSOS में कक्षा 10वीं के लिए पंजीकरण हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन है, न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 14 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। 10वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित है। RSOS में कक्षा 12वीं के लिए पंजीकरण हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम सीमा क्या है? तो 15 वर्ष है। तो कक्षा 12 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। एक बार पंजीकरण कराने के बाद RSOS में प्रवेश कितने वर्षों तक वैध रहता है? तो कितने वर्ष तक रहता है? तो 5 वर्ष तक रहता है। 5 वर्षों की अवधि में एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कुल कितने अवसर मिलते हैं? तो कितने मिलते हैं? तो 9 अवसर मिलते हैं। वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है। छात्र को 5 साल में कुल 9 अवसर मिलते हैं अपनी डिग्री पूरी करने के लिए। RSOS में TOC का पूर्ण रूप क्या है? TOC का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। TOC ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सुविधा के तहत छात्र अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास किए गए अधिकतम 2 विषयों के अंक यहां जुड़वा सकता है। TOC ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के तहत अधिकतम कितने विषयों के अंकों का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो कितने का किया जा सकता है? तो अधिकतम 2 विषय का किया जा सकता है। तो छात्र अधिकतम 2 विषयों में TOC ले सकता है। शेष 3 विषय उसे RSOS से पास करने होंगे। RSOS में बालिकाओं और महिलाओं के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है? तो कितना है? तो ये निःशुल्क है। राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्रा को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है मीरा पुरस्कार। RSOS में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने विषयों में पास होना अनिवार्य है? तो कितने में होना चाहिए पास? 5 विषय के अंदर। परीक्षा से पहले आयोजित होने वाले व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम PCP की अवधि कितने दिनों की होती है? कितने दिनों की होती है? 15 दिन की होती हुई है। RSOS की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होता है। RSOS में परीक्षा वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो 2 बार की जाती है।
तो आपने देखा होगा, एक तो आपके मार्च मई के दौरान होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। RSOS का स्ट्रीम 2 प्रवेश किन छात्रों के लिए होता है? तो अन्य बोर्ड से अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए होता है। RSOS का आदर्श वाक्य क्या है जो इसके लोगो पर अंकित है? तो यह है सबके लिए शिक्षा। RSOS का मुख्यालय एकलव्य भवन किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है भाई। RSOS की मार्कशीट और प्रमाण पत्र किन संस्थाओं द्वारा मान्य हैं? तो ये BSER और CBSE के समकक्ष COBSE द्वारा मान्य है। RSOS में अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, 100-150 साल तक के भी आप पढ़ सकते हो। RSOS के संदर्भ के अंदर सामान्यतः कहाँ होते हैं? तो चयनित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होता है। तो इसके साथ में RSOS का टॉपिक कंप्लीट होता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखिए। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTBV की स्थापना किस तिथि को हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये 29 दिसंबर 1973 को हुई थी भाई। को राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत हुई थी ये, ठीक है ना, 29 दिसंबर 1973 को। और राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत RSTBV में विधिवत रूप से अपना कार्य करना कब शुरू किया? तो कब किया था इसने? तो 1 जनवरी 1974 को इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 73 में हुई थी स्थापना, लेकिन मंडल ने अपना विधिवत कार्य 1 जनवरी 1974 से प्रारंभ किया। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोशिश कीजिए कहां पर है? तो झालाना डुमरी जयपुर के अंदर है। RSTBV किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करता है। RSTBV की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होता है। RSTBV की निष्पादन परिषद का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? शासन सचिव स्कूल शिक्षा का होता है। वर्तमान में RSTBV की किन कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करता है? तो 1 से 12 तक। RSTBV पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज कहां से क्रय करता है? तो कहां से लेकर के आता है? तो अखिल भारतीय स्तर पर टेंडर जारी होता है, DGS&D दरों के ऊपर होता है। राज्य में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? RSTBV है भाई। RSTBV का प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो सचिव या सेक्रेटरी होता है। RSTBV किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है? तो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। मंडल द्वारा पुस्तकों का वितरण सबसे पहले कहां किया जाता है? तो संभागीय या जिला वितरण केंद्रों पर किया जाता है। RSTBV का अकादमिक कार्य पाठ्यक्रम निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो
कौन करती है? तो RSCERT 1 से 8 तक और BSER 9 से 12 तक, ये याद कर लेना। 8वीं तक का तो उदयपुर में और अजमेर 9 से 12। राजस्थान में RSTBV के अधीन लगभग कितने वितरण केंद्र कार्यरत हैं? तो 34 लगभग हर जिले में। तो मंडल के लगभग 34 से 35 वितरण केंद्र है जो मुख्यतः है जिला मुख्यालयों पर स्थित हैं। RSTBV द्वारा निजी स्कूलों को पुस्तकें किस माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं? तो पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से। निजी स्कूलों के छात्र बाजार में पंजीकृत विक्रेताओं से मंडल की पुस्तकें खरीद सकते हैं। गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की तर्ज पर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो नायकर समिति ने की थी। RSTBV में वितरण और संभार तंत्र का जिम्मा किस विभाग का है? तो वितरण विभाग का है। पाठ्य पुस्तक मंडल की आय का मुख्य स्रोत क्या है? पुस्तकों की बिक्री और रद्दी का निस्तारण। नवीन सत्र के लिए पुस्तकों की मांग अब किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट होती है? तो साला दर्पण के द्वारा होती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, RSTBV की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? सस्ती और गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकों की समय पर उपलब्धता। इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। लास्ट टॉपिक है SIQE और इसके 20 क्वेश्चन देखिए। SIQE का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। का पूरा नाम हिंदी में क्या है? पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा। तो राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल। तो ये आप देख सकते हैं इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में SIQ कार्यक्रम का शुभारंभ किस शैक्षणिक सत्र से किया गया? तो कब से किया गया? 2015-16 से किया गया। ये पूरे राज्य में लागू हो गई थी 2015-16 से। SIQ का संचालन मुख्य रूप से किन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है? तो ये 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इसमें गुणवत्ता में सुधार करना 1 से 5वीं तक। SIQ के अंतर्गत शिक्षण की मुख्य विधि पेडागोजी क्या है? तो ये है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र। SIQ कार्यक्रम में तकनीकी समर्थन टेक्निकल सपोर्ट देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? तो यूनिसेफ है भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत एक सत्र में कितने योगात्मक मूल्यांकन होते हैं? कितने होते हैं? तो 3 होते हैं भाई, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3। SIQ में बच्चों की प्रगति दर्ज करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? तो पोर्टफोलियो का किया जाता है। NAP 2020 के अनुसार नया शैक्षणिक और पाठ्य चर्चा ढांचा क्या है? ये आपको बताना है। तो 5+3+3+4। तो 5, 10 + 2 को बदल करके 5 पर। तो फाउंडेशनल हो गया, प्रीपरेटरी हो गया 3, और 3 है मिडल और 4 है सेकेंडरी। ये ढांचा बन गया है। नेक्स्ट है NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार FLN का पूर्ण रूप क्या है? तो पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का स्कूल तैयारी मॉड्यूल किस नाम से जाना जाता है? तो ये विद्या प्रवेश के नाम से जाना जाता है।
SIQ के अंतर्गत ABLC का क्या अर्थ है? तो इसका पूरा नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासरूम। NEP 2020 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रख का उद्देश्य क्या है? प्रख का उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन का आकलन और मानकीकरण। प्रख का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट का उद्देश्य मूल्यांकन के मानक तय करना है। NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड की सिफारिश की गई है? तो 360 डिग्री समग्र प्रगति पत्रक की। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों के प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे का सतत व्यावसायिक विकास CPD लेना अनिवार्य है? तो 50 घंटे का। SIQ के योगात्मक मूल्यांकन ऐसे के बाद विद्यार्थियों को कौन सी ग्रेड दिए जाते हैं? भाई कौन सी ग्रेड दी जाती है? A, B और C ग्रेड दी जाती है। NEP 2020 में मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षण को कम से कम किस कक्षा तक अनिवार्य यह सुझाव दिया गया है? तो कक्षा 5 तक। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन का लक्ष्य टारगेट ईयर क्या है जब तक हर बच्चे को F1 हासिल हो जाए? तो यह है 2026-27 तक। SIQ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक समूह कौन सा है? तो कौन सा है? तो RSCRT है। बेसलाइन आकलन का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की पहचान करना। और लास्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर की अवधारणा का क्या उद्देश्य है? तो संसाधनों का साझाकरण। इसके साथ में ये जो यूनिट है कंप्लीट शैक्षिक प्रबंधन के अंदर आती है और जिसका पूरा नाम राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है, ये आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।